हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंक्रीट के बारे में, हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने सब्जेक्ट से रिलेटेड देखा था कि हम लोगों का सिलेबस क्या है, इन सारे पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। तो कंक्रीट को बनाते कैसे हैं ये हम लोगों ने चेक कर लिया। लेकिन लास्ट क्लास तक मैंने कहीं पर भी ये नहीं बोला था कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या आरसीसी, रीइंफोर्स्ड नाम का शब्द का नाम मैंने नहीं लिया था, सिर्फ सीमेंट कंक्रीट की बात की थी। तो अब हमें देखना है कि हमारा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअली में हमारा आरसीसी क्या होता है। हम लोगों ने कंक्रीट की बात कर ली। कंक्रीट की बात जो हम लोगों ने की थी, एक बार मैं हल्का सा बस जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग सीधे आरसीसी पर आ जाएंगे। तो कंक्रीट की जो हम लोगों ने बात की थी उसमें हम लोगों ने चेक किया था, क्या देखा था कि फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, बाइंडिंग मटेरियल क्या था? सीमेंट था। बाइंडिंग मटेरियल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंट का काम होता था बाइंड करना। तो उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया था, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, प्लस वाटर। इन चीजों को जब हम मिला के बनाते थे तो हमारे पास बनता था कंक्रीट। यहां से ये पूरा, दिस वाज आवर कंक्रीट। अब देखते हैं, इसमें मैं एक टर्म और बता दूं, फिर हम लोग जाएंगे रीइंफोर्स्ड पे। एक टर्म होता है इसमें मोर्टार, मसाला। जैसे हम लोग जब घर बन रहा होता है और उसमें दीवार बन रही होती है, घर की दीवार बन रही होती है, सभी ने देखा होगा, ध्यान से नहीं देखा है तो अब की बार देखना कि होता क्या है कि दीवार के अंदर जब हम लोग ब्रिक्स को जोड़ते हैं, ईंटों को जोड़ते हैं, एक ईंट ये हो गई एंड लेट अस सपोज एक ईंट ये है और एक ईंट ये है। जब हम इनको जोड़ते हैं तो बीच में हम क्या फिल करते हैं? सबने देखा होगा, बीच में यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ने के लिए मसाला लगाते हैं। सभी ने ये नाम सुना होगा, मसाला। और वो मसाला जब ध्यान से देखोगे, उस मसाले को ध्यान से देखोगे तो उसमें तुम्हें गिट्टी पड़ी नहीं दिखेगी, उसमें गिट्टी नहीं होगी। तो मतलब ये हो गया कि गिट्टी नहीं है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये तीन चीजें हैं। फाइन एग्रीगेट है, सीमेंट है, बाइंडिंग मटेरियल है और वाटर है। उसमें ये कोर्स एग्रीगेट नहीं होता है। तो जब भी हम लोग सिर्फ इन तीन चीजों को मिलाएं, किन तीन चीजों को? फाइन एग्रीगेट को, सीमेंट को, बाइंडिंग मटेरियल जिसको कहते हैं सीमेंट, और पानी को इसको मिलाएं तो जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोर्टार। क्या बोलते हैं? मोर्टार। और उसी को हिंदी में उसका नाम मसाला होता है, जो हम लोग जिसको मसाला बोलते हैं। तो ये अगर इतनी चीजें बनी हुई हैं, इतनी चीजें डली हुई हैं, तो सो दिस विल बी आवर मोर्टार। ठीक, तो सब कुछ कंक्रीट जैसा ही है, मोर्टार में सब कुछ कंक्रीट जैसा ही होता है, बस फाइन एग्रीगेट नहीं होते हैं। तो कहने को तो सिर्फ फाइन एग्रीगेट हमने हटाया हुआ है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो सीमेंट मोर्टार की अगर हम बात करें तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जितनी कंक्रीट की रहेगी। तो इसीलिए देखा होगा कि दीवार को बनाते टाइम हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, ईंटों के बीच में मसाला भरते हैं, और उसके अलावा भी कई एग्जाम्पल देखे होंगे। तो ये सारे के सारे क्या कहलाता है? मोर्टार कहलाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मसाला बोलते हैं। तो ये एक चीज मुझे ये बतानी थी। अब हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। वापस अपने पॉइंट पे क्या आते हैं कि कंक्रीट तो हमने बना लिया, कंक्रीट हमें बनाना भी आ गया। कैसे कैसे बनाते थे उसकी स्ट्रेंथ चेक कर ली, M5, M10, M15, M20, M25। हमने उसकी डिजाइन, मिक्स डिजाइन करते हैं, हम लोगों ने नॉमिनल डिजाइन करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली कि ये सब क्या क्या होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और सवाल हमारा ये है कि जो मैं बहुत देर से मैंने सब्जेक्ट का नाम बोला था, क्या बोला था? सब्जेक्ट का नाम मैंने क्या बोला था? डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। अब इस रीइंफोर्स्ड में सारी बातें छुपी हुई हैं कि रीइंफोर्स्ड का मतलब क्या हुआ।
रीइंफोर्स्ड का मतलब ये हो गया कि कंक्रीट में, कंक्रीट के अलावा हमने कोई चीज उसमें बाहर से रीइंफोर्स कराई है, मतलब बाहर से भी हमने कोई और चीज भी उसके अंदर डाली हुई है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें रीइंफोर्समेंट करा रहे हैं। अब रीइंफोर्समेंट का मतलब, जिन लोगों ने कभी सुना हो इस वर्ड को या इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि रीइंफोर्समेंट का मतलब सिर्फ सरिया। रीइंफोर्समेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, जो भी तुमने बाहर से चीज डाल दी उसमें अंदर कंक्रीट में, ये मतलब हो गया उसका कि उसमें रीइंफोर्स हमने कर दिया। लेकिन रीइंफोर्स आरसीसी स्ट्रक्चर में रीइंफोर्समेंट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ स्टील बार्स का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आरसीसी स्ट्रक्चर्स में रीइंफोर्समेंट के लिए हम लोग लोहे की छड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से हम लोगों का निकल कर आया क्या, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरसीसी, शॉर्ट फॉर्म इज आरसीसी। अब हम बात करेंगे कि हमारे ये आरसीसी क्या होता है। अब मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है सभी को, सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, डायग्राम सबको दिखाई देगा और सबने ये देखा भी होगा, सभी ने ये देखा भी होगा। कुछ ऐसा होता है हमारा रीइंफोर्स। इसमें क्या क्या है, ये देखो, ये जो पार्ट तुम देख रहे हो पूरा, ये पूरा पार्ट, दिस इज व्हाट, कंक्रीट। ये पूरा का पूरा पार्ट कंक्रीट का है। कंक्रीट का मतलब जो हमने बनाया हुआ था, किस चीज से बनाया हुआ था, किस चीज से बनाया हुआ था, हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये कंक्रीट का हो गया पार्ट। कंक्रीट मतलब ये सारी चीजें मिली हुई हैं इसमें। ठीक, उसके अलावा जब हमने आरसीसी की बात की, तो उसमें क्या आ जा रहा था, सरिया और आ जा रहा था, रीइंफोर्समेंट और आ जा रहा था। और ये देखो, ये छड़ें तुम्हें दिखाई दे रही होंगी सभी को ये छड़ें दिख रही हैं ये। तो आरसीसी में, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में हम लोग एक चीज और जोड़ देते हैं और वो है सरिया, वो है बार्स। क्लियर? तो अब यहां पे देखना, इन सारी चीजों में अगर मैं बार्स भी जोड़ दूं, रीइंफोर्समेंट बार्स, तो अब ये क्या कहलाएगा पूरा, नाउ दिस विल बी कंबाइंडली, ये सारा का सारा एक साथ आरसीसी कहलाएगा, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स सीमेंट क्यों, क्योंकि सीमेंट पड़ा है। कंक्रीट क्यों, क्योंकि कंक्रीट का बना है। रीइंफोर्स्ड क्यों, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कुछ बाहर से कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट दिया है जो कि स्टील बार्स थे। मेरे आई होप कि सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो अब देखो, ये पूरी कहानी, पूरी डेफिनेशन इसकी मैंने लिख दी है कि जब स्टील बार्स आर आल्सो एडेड इन कंक्रीट, इट इज कॉल्ड आरसीसी। तो हमने इस पे लंबा चौड़ा डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टील जो होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील जो होगा हमारा, वो हम लोग रखते हैं कितना, 0.7 से 4%। किसका 4%? पूरे कंक्रीट के एरिया का। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि अभी हम लोग को पता नहीं है ज्यादा कि ये एरिया कैसे निकलता है, क्या होता है एरिया, कंक्रीट का एरिया क्या है, रीइंफोर्समेंट का एरिया क्या है। तो ये बात मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज, अभी सिर्फ समझना, अभी हम लोग उसकी गहराई में जाएंगे, डिस्कशन में जाएंगे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं ये देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास ये एक बीम है, बीम का क्रॉस सेक्शन मैंने देखा हुआ है, और इसकी जो ये चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई मैंने मान ली 20, और इसकी गहराई मैंने मान ली 40, mm मान ले रहा हूं। ठीक है, ये मैं एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले रहा हूं, ये कोई फिक्स नहीं है कहीं से, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है समझाने के लिए। तो इस कंक्रीट का ये जो पूरी बीम है, लेट अस सपोज दिस इज द बीम, और इस बीम का एरिया कितना होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप की हमें बीम दिखाई दे रही है, इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं कि 40 into 20। तो अगर हम इसका एरिया चेक करें तो इसका एरिया क्या निकल कर आएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 800 mm स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। अब ये पूरे किसका एरिया है, ये पूरे के पूरी बीम का एरिया है। अब अगर बीम का एरिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें स्टील भी होंगी। मैं दिखा दे रहा हूँ, रीइंफोर्समेंट दिखा दे रहा हूँ, अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम इन चीज़ों को, लेकिन अभी ये पॉइंट में एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ।
तो इसमें सरिया भी है, इसमें कंक्रीट भी है, दोनों ने मिलकर आरसीसी बनाया, दोनों को कॉम्बिनेशन को आरसीसी बोलते हैं। जब इसको हम आरसीसी बोल रहे हैं, जब ये पूरा कॉम्बिनेशन को आरसीसी बोल रहे हैं, तो इसके अंदर कंक्रीट भी होगी, स्टील भी होगा। तो कंक्रीट का एरिया पूरा निकल कर आ गया कितना, 800। अब हम अगर बात करें कि स्टील इसके अंदर कितना हो सकता है, तो वो इस रेंज में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाते, वो इस रेंज में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैं कह रहा हूं कि कम से कम 0.7 और मैक्सिमम 4%, ठीक है, ये हमारी रेंज होती है कि इसी के बीच में स्टील का परसेंटेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टील का परसेंटेज भी 50% कर दो, 10% कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टील अगर तुम देखोगे, जो सरिया डाली जाती है कंक्रीट में, आरसीसी में, कंक्रीट के अंदर, वो देखना बहुत कम होती है। उसका एरिया जो होगा, उसने जो जगह ली होगी पूरे कंक्रीट में, चाहे वो बीम हो, चाहे वो स्लैब हो, चाहे वो कॉलम हो, जो भी हो, उसमें तुम ध्यान दोगे तो ये पता चलेगा कि उसका जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है। और वो बहुत कम जो होता है वो हम यहां से देख भी सकते हैं, कितना, 0.7 से लेके 4% तक। तो अगर मैंने, ये हमारे पूरे कंक्रीट, पूरे आरसीसी का एरिया है, पूरे इसका एरिया है, पूरे सेक्शन का एरिया है, तो लेट अस सपोज कि हमने मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट दे दिया 4%, ठीक है, मैंने मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट दे दिया 4%, तो 4% किसका, इस पूरे एरिया का। तो 800 इंटू 4/100, तो ये कितना निकल कर आया देखना, 32। मतलब अगर ये पूरे सेक्शन का एरिया 800 है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ कितना एरिया निकल कर आया स्टील का, 32। तो मतलब वो चीजें हमें दिखाई भी देती हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक क्राइटेरिया हमने फिल कर दिया तो 32 होना चाहिए। ये हम देख भी सकते हैं कि स्टील जो होती है वो बहुत कम जगह में होती है कंपेयर टू कंक्रीट। ये बात यहाँ से क्लियर है, सभी को हो गई होगी। अब देखो आगे, जैसे हम लोगों के पास अलग अलग मेंबर्स हैं, अलग अलग मेंबर्स की जब मैं बात करूं, जब मैं अलग अलग मेंबर्स की बात करूं, इट मींस कि बीम स्ट्रक्चरल मेंबर की बात करूं, इसका मतलब धरन, बीम, स्तंभ, कॉलम और स्लैब की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो है ना, ये परसेंटेज जो है वो वेरी करता है, मतलब वो बदलता रहता है। जरूरी नहीं है कि बीम में भी स्टील का वही हम रखें, कॉलम में भी स्टील का वही रखें एरिया परसेंटेज, और स्लैब में भी वही रखें, वो चेंज होता है, ठीक है। और वो चेंज कितना होता है, कहां से कहां तक होता है, वो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे हम अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग मेंबर्स के बारे में देखेंगे। जब जैसे जैसे हम बीम पे देखेंगे, जैसे जैसे हम कॉलम को देखेंगे, जैसे जैसे हम स्लैब को देखेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते चले जाएंगे। फिलहाल मैंने समझाने के लिए, एक व्यू देने के लिए ये बात बता दी कि हम लोग परसेंटेज यहां से यहां के बीच में रखते हैं। आगे देखते हैं एक नई बात ये, कंक्रीट तो हम लोगों ने बना ली, कंक्रीट हमारी बड़ी आसानी से बना भी ली, और हमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि हमें सरिया वरिया देने की कोई जरूरत फिलहाल पड़े। तो सवाल ये उठा कि सरिया देने की जरूरत क्या पड़ी, मतलब अच्छा खासा कंक्रीट था, कंक्रीट खुद में इतना स्ट्रांग है, खुद में इतना मजबूत है, खुद में उसकी सामर्थ्य इतनी है, तो फिर हमें आरसीसी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। इट मींस कि हम लोगों को बार छड़े देने की जरूरत क्या पड़ी, खुद कंक्रीट ही अपने आप में इतना स्ट्रांग था, उसके अंदर हमने सीमेंट डाली हुई थी, उसके अंदर हमने फाइन एग्रीगेट डाला हुआ था, उसके अंदर हमने कोर्स एग्रीगेट डाला हुआ था, उसके अंदर हमने पानी डाला हुआ था, अच्छे से उसको मिलाया हुआ था, तो कंक्रीट तो खुद ही इतना स्ट्रांग है, क्या जरूरत थी फिर हमें आरसीसी बनाने की। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि जो हमारी कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में, संपीड़न में बहुत मजबूत होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो जितने भी कंप्रेशन फोर्सेस आएंगे ना उसके ऊपर, वो बहुत स्ट्रांग रहेगी कंक्रीट। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी है, शायद मैंने लास्ट क्लास में बोला भी हो, लेकिन वहां पे मैंने इसका डिस्कशन ज्यादा नहीं किया था, क्योंकि वहां ज्यादातर मैं आना नहीं चाह रहा था आरसीसी पे, रीइंफोर्समेंट पे मैं आ नहीं रहा था, सिर्फ कंक्रीट का ही डिस्कशन कर रहा था। यहाँ पे अब हमें ये जानना है कि कंक्रीट जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया तनन में जो हमारी कंक्रीट है वो बहुत ही वीक होती है, क्लियर। तो इस वजह से कंप्रेशन में तो वो अच्छा खासा कंप्रेशन ले रही है, संपीड़न बल तो वो अपना अच्छा खासा झेल सकती है, लेकिन तनन में वो फेल हो जाती है, तनन में वो उतना लोड नहीं झेल सकती। और फिर हमने सोचा कि यार ये कंक्रीट तो अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, इसमें कंक्रीट तो अच्छा खासा एक मटेरियल है हमारे पास जिसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कंप्रेशन में इतनी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये आ रही है कि टेंशन में ये वीक हो जा रही। तो इसको हमने कुछ ऐसा किया, इसमें कंक्रीट में हमने कुछ ऐसा किया कि ये टेंसाइल में, तनन में भी मजबूत हो जाए। तो हमने ढूंढा कि कोई ऐसा मटेरियल हो, मतलब जब इसको बनाया गया, आरसीसी को बनाया गया, तो लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा मटेरियल ढूंढते हैं जो तनन में
जो तनन में टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसकी बहुत ज़्यादा हो। तो वहाँ पे हमें पता चला कि स्टील एक ऐसा मटेरियल है, स्टील एक ऐसा धातु है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत होती है। तो कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रॉन्ग, कंक्रीट की कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग, और स्टील टेंसाइल में स्ट्रॉन्ग, और स्टील टेंसाइल में स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब कि अगर हम दोनों को मिला दें तो कंप्रेशन लोड, संपीड़न सारा का सारा कंक्रीट झेल लेगा, और तनन वाला जो फोर्स है, टेंशन वाला, टेंसाइल जो फोर्सेज आ रहे हैं, वो सारे की सारी स्टील झेल लेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट मिला, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो ये अब जो आरसीसी बना, जो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है, वो दोनों लोड्स को इक्वली अच्छे से झेल सकता है, कंप्रेशन भी और टेंसाइल भी। हालांकि जो हमारी स्टील है वो कंप्रेशन में भी मजबूत होती है। ऐसा नहीं है कि वो कंप्रेशन में वीक है, लेकिन कंप्रेशन का हम ज्यादा से ज्यादा काम किससे करा ले रहे हैं? कंक्रीट से करा ले रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी दिक्कत है? टेंसाइल फोर्सेस को झेलने की। तनन वाले फोर्सेस को, तनन वाले बलों को कौन झेल लेगा? स्टील झेल लेगी। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्टील हमने उठा के पूरा दे दिया, बस जितना हमें टेंशन के लिए देना है उतनी स्टील हम देते हैं, इसी वजह से इसका एरिया बहुत कम होता है। बाकी अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो इकोनॉमिकल होता है कंपैरेटिवली। अगर हम तुलना करें स्टील की और कंक्रीट की, तो कंक्रीट थोड़ा सस्ता पड़ता है स्टील में। अगर तुम कोई पूरा स्टील का स्ट्रक्चर बनाओ और उतना ही बड़ा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाओ तो तुम्हें स्टील का स्ट्रक्चर महंगा पड़ जाएगा। तो स्टील हमें महंगी पड़ रही है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं, बस हमें जितने काम की जरूरत थी, जितनी जरूरत थी कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ झेल ले, उतनी ही दी। इसी वजह से पूरे सेक्शन में कंक्रीट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही % स्टील दिया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पॉइंट मेंशन भी कर दिया है। क्या कर दिया है मेंशन? कि कंक्रीट जो है जो हमारा कंक्रीट है वो कंप्रेशन में अच्छा है बट पुअर है टेंशन में, ठीक है। और जब हमने उसमें सरिया दे दिया, बार्स दे दिए, उसके बाद आरसीसी वो बन गया, और आरसीसी जो होता है वो टेंशन कंप्रेशन दोनों में स्ट्रांग होता है। क्लियर? अब इसके कुछ फायदे हैं आरसीसी के, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के कुछ फायदे हैं। और पहला फायदा तो भैया सबसे पहले मैंने बता दिया था। क्या बता दिया था? कि ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों में अच्छा होता है, ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों में अच्छा होता है। फिर दूसरा फायदा, ये आइडियल मटेरियल है, ये आदर्श पदार्थ है। मतलब आइडियल मटेरियल की ये कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है। मतलब अगर कहीं कंक्रीट हो तो वो कोई बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। हाँ, कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो नुकसान करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ये अगर लिमिटेड क्वांटिटी में हम बना रहे हैं, अपने काम भर का, सिर्फ काम निकालने भर का बना रहे हैं, तो ये आइडियल मटेरियल है, ये कोई नुकसान किसी का नहीं करता। फिर अगला है फायर रेजिस्टेंट, ये अग्निरोधक होता है, ये फायर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंट होता है। मतलब आग अगर लगेगी तो ये काफी देर तक उसको झेल सकता है। एस्थेटिकली गुड, देखने में भी अच्छा होता है। किसी और चीज का तुम मटेरियल बना लोगे तो वो तुम्हें इतना अच्छा ना दिखे, लेकिन कंक्रीट को हम लोग, आरसीसी को हम लोग बहुत अच्छा बना सकते हैं देखने के लिए, देखने में भी अच्छा लगता है। इसकी आयु बहुत होती है, बहुत हाईली ड्यूरेबल होता है, हाईली ड्यूरेबल होता है, इसकी एज बहुत होती है ना। लेस डिफेक्ट, इसमें डिफेक्ट कोई बहुत ज्यादा नहीं आते। अगर हमने कंक्रीट अच्छी तरह से बनाया है और उसमें आरसीसी उसके बाद उसको जैसे हमने बनाया है बड़ी ढंग से, अच्छे तरह से, तो इसमें डिफेक्ट्स के चांसेस कम से कम होते हैं। अब अच्छे से बनाने का मतलब, जो हमने लास्ट क्लास में कंक्रीट की बात की थी, कंक्रीट हमारी अच्छे से मिलाई जानी चाहिए, कंक्रीट की प्रोपोर्शन फिक्स देख के हमें मिलाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने मिलाया ही नहीं है ढंग से। जब ढंग से मिलाओगे नहीं तो सीमेंट एक तरफ रह जाएगा, सैंड बालू एक तरफ रह जाएगी और गिट्टी एक तरफ रह जाएगी, वो कंक्रीट ठीक से बनेगा ही नहीं। तो उसकी प्रॉपर प्लेसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए, हर चीज बहुत ढंग से होगी तो इसके अंदर डिफेक्ट्स कम से कम आएंगे। फिर तराई की मैंने बात की थी, क्यूरिंग की बात की थी कि जब बन जाता है तो हम उसमें पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं पानी, उसकी मैंने डिस्कशन किया था। तो अगर ये सारे काम हम लोग ध्यान से कर रहे हैं तो वहां पे डिफेक्ट जो होंगे वो कम से कम आएंगे। फिर डैम्पनेस, डैम्पनेस मतलब सीलन, हाँ सीलन में भी ये कम होता है। अब कभी कभी देखते होगे कि सीलन तो आ जाती है, सीलन कभी कभी देखते होगे दीवारों में जो सीलन है वो कभी कभी आ जाती है, लेकिन उसमें कुछ हमने गलती की होती है, उसको बनाने में कुछ गलती की गई होती है। तो अगर वो सारे के सारे जो भी चीजें डैम्पनेस बढ़ा सकती हैं, अगर हम उनका ध्यान रखें तो हमारी डैम्पनेस में भी ये अच्छा है। इंग्रेडिएंट्स जो हैं इजीली अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गिट्टी की, तो गिट्टी हमारे पास कहाँ से बन रहा है? रॉक से बन रही है। रॉक चट्टानें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, हमें जाके बनाना नहीं पड़ रहा है। मतलब हालांकि ये नेचुरली होती हैं, इनके शेप देने के लिए हमें कुछ काम करने होते हैं, लेकिन ये हमें इजिली अवेलेबल होती हैं। उसी तरह से बालू भी मौजूद होती है, बालू भी प्रेजेंट होती है ना। तो जितनी भी चीजें हम बनाने जा रहे हैं, हाँ रीइंफोर्समेंट, जब आरसीसी की हम बात करेंगे और उसमें रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, जब भी मैं बोलूं रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब मैं उसमें दिए गए छड़ों की बात कर रहा हूं, उसमें डाली गई सरिया की बात कर रहा हूं। जब भी रीइंफोर्समेंट बोलूं,
ठीक, क्योंकि आरसीसी में हम लोग सरिया को ही डालते हैं एज रीइंफोर्समेंट, तो उसमें अगर इंग्रेडिएंट्स अगर देखे जाए तो वो बड़ी आसानी से हमें मिल जाते हैं। सीमेंट को हमें बनाना पड़ता है, ये भी एक बात है, सीमेंट हमें इजीली अवेलेबल नेचुरली नहीं होता है। सीमेंट जो है वो एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, सीमेंट जो है वो हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो तुम लोग अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल में देखोगे सीमेंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी की चीज़ें हमें ईजिली मिल जाती हैं। फिर इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब आरसीसी का नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान बहुत कम है कंपैरेटिवली, इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? नुकसान तो पहले यही है कि अगर तुम कहीं घर बनाने जा रहे हो, तुमने खुद देखा होगा, खुद का तुम्हारा घर बना होगा या किसी का घर आसपास बनते देखा होगा, तो उसमें खर्चा बहुत आता है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इनिशियल कॉस्ट मतलब प्रारंभिक जो पैसे लगते हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, बनने के बाद हो सकता है कि तुम्हें इतना ज्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, लेकिन जब तुम उसकी शुरुआत में बना रहे हो ना, पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाले हो आरसीसी का, तो उस टाइम पे उसमें खर्चा बहुत आएगा। दूसरा नुकसान एक ये है कि कोई भी नहीं बना सकता है जाके, किसी का भी मन कर गया तो जाके आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं बना देगा। तुम्हारा स्किल्ड लेबर होने चाहिए, वो जो मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, जो मिस्त्री होना चाहिए वो बहुत ही स्किल्ड होना चाहिए, उसे ये सारी चीजें आती हो बनाना, तभी बना पाओगे। ऐसे नहीं होगा कि किसी को भी पकड़ लाए, किसी से भी कहा बना दो, उसने बना के खड़ा कर दिया तुम्हारा आरसीसी स्ट्रक्चर, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स मैंने दिखाए हुए हैं जो इनके डिमेरिट्स हैं, और डिमेरिट्स छोटे छोटे हैं, लेकिन जो मेन डिमेरिट्स है ना, जो मेन इनके दिक्कतें आती हैं वो इन 2 चीज़ों में आती है कि एक तो तुम्हें लेबर्स बढ़िया होने चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि मिस्त्री तुम्हारा जो घर बना रहा है अच्छा है कि नहीं है, बड़ा देख परख के फिर उससे तुम जो है बनवाते हो चीज़ें। तो हाई इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक कॉस्ट ज़्यादा होती है, हम लोगों ने देखी। अब ये देखो टाइप्स ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, कुछ तरह के होते हैं ये स्टील रीइंफोर्समेंट। जैसे हमने बात की थी, हमने क्या बात की थी? हमने बात ये की थी कि जब हम कंक्रीट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे अलग अलग ग्रेड्स थे, कंक्रीट में अलग अलग ग्रेड्स थे। मैं एक बार याद दिला दूं, हल्के से 2 मिनट के अंदर मैं एक बार सभी को याद दिला दूं कि जब हमने कंक्रीट की बात की थी तो उसमें कुछ ग्रेड थे, और वो ग्रेड कौन कौन से थे? सभी को याद होगा कौन कौन से थे? M5, M10, M15, M20, ऐसी करके एंड सो ऑन, है ना। और इनका ग्रेड हम लोगों ने प्रोपोर्शन देखा था और सारी चीजें देखी थी। ठीक इसी तरह से स्टील के भी अलग अलग टाइप होते हैं, और जो रीइंफोर्समेंट तुम दे रहे हो, स्टील जो दे रहे हो, वो जो अलग अलग जो उनके टाइप हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ के, सामर्थ्य के हिसाब से बांटे गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ स्टील आर डिवाइडेड इन वेरियस टाइप्स। अब वो कौन कौन से टाइप्स हैं वो हम लोग देखते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ग्रेड Fe250, ग्रेड Fe250, इसको हम लोग माइल्ड स्टील भी बोलते हैं, या हिंदी में इसको हम लोग मृदु इस्पात भी बोलते हैं। अब याद करो, मैं तुम्हें लिंक करके बता रहा हूं कंक्रीट और स्टील को, तो वो चीजें समझने में और याद करने में बड़ा आसान रहेगा कि जब कहीं पर M20 लिखा था, ये कंक्रीट की बात थी, M20 लिखा था तो इसका कुछ मतलब था, वो मतलब मैं 30 सेकंड के अंदर बोल दे रहा हूं ताकि याद आ जाए। M का मतलब था मिक्स, 20 का मतलब था इसकी स्ट्रेंथ। कौन सी स्ट्रेंथ की? 28 दिन के बाद, इस 28 दिन तक जब हम इसको रखते हैं तो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² की देता है। ये इसका मतलब था। अब बात करते हैं ग्रेड Fe250 की। यहाँ पे क्या है? Fe250। Fe का सभी को पता है, Fe क्यों लिखा होगा? क्योंकि ये सिंबल है किसका? आयरन का, स्टील, तो ये Fe250। अब ये 250 क्या है? 250 इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। 250 इज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। 250 इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलूं तो इसीलिए तो हम इस्तेमाल करते हैं इस स्टील का इस्तेमाल तो हम इसीलिए कर रहे थे ना कि हमारा टेंशन में वीक पड़ जा रहा था कंक्रीट, तो हमने सोचा कोई ऐसा मटेरियल मिला दे जो टेंशन में भी स्ट्रांग हो। तो कंप्रेशन में कंक्रीट स्ट्रांग, टेंशन में हमारी स्टील स्ट्रांग, काम बन गया अपना, दोनों मिला दिया तो कंप्रेशन टेंशन दोनों में आरसीसी स्ट्रांग, और यही काम था। तो हमारे पास सबसे पहले जो माइल्ड स्टील आती है, और वो माइल्ड स्टील जो होती है वो ग्रेड अलग अलग ग्रेड के हिसाब से होती है, और मैं इसका डायग्राम भी तुम लोगों को दिखा देता हूँ।
इसका डायग्राम भी देख लो। ये सिर्फ माइल्ड स्टील का नहीं है, ये स्टील का मैंने दिखाया हुआ है, ये स्टील का डायग्राम तुम लोगों को दिखाया हुआ है मैंने, ठीक। अब देखो आगे, अब देखो आगे, अब देखो आगे, ग्रेड Fe 350 भी है, Fe 350 है, और इसको बोलते हैं मीडियम टेंसाइल स्टील। ये क्या था? माइल्ड स्टील। ये मीडियम टेंसाइल स्टील, और इसको मध्यम तनन इस्पात भी बोलते हैं, ठीक। इसका उसके बाद जो है हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील आती है। तो जो मैक्सिमम यूज होने वाली स्टील है ना, वो ये दोनों है। ज्यादातर जो तुम्हारी यूज होंगी वो ये दोनों है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक तो तुम्हारी ये माइल्ड स्टील, एक तो तुम्हारी ये माइल्ड स्टील, और दूसरी ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ। अब ये हाई यील्ड स्ट्रेंथ वाली जो स्टील देख रहे हो ना, ये दो तरह की होती है, ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक है ग्रेड Fe 415 और दूसरी है ग्रेड Fe 500। तो Fe 415, Fe 500। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, कुछ समझ आया? यहाँ पे Fe 415 और यहाँ पे Fe 250। मतलब ये कि यहाँ पे इसकी Fe 250 जो माइल्ड स्टील है, जहां पर भी तुम्हें नाम बोल दिया जाए ना माइल्ड स्टील, समझ जाना Fe 250 की बात हो रही है। तो कभी कभी आगे की बात मैं कर रहा हूं, जब कभी क्वेश्चन लगा रहे होगे तो उसके अंदर वो बता देगा कि माइल्ड स्टील का इस्तेमाल किया गया है, तो तुम्हें समझ जाना है फौरन कि अच्छा माइल्ड स्टील का बात हो रही है, इसका मतलब Fe 250 का इस्तेमाल किया है। तो तुम्हें समझ जाना है कि उसमें जो स्टील का इस्तेमाल हुआ है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या तनन सामर्थ्य 250 है, ठीक। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में बोल देगा कि भैया इस वाली स्ट्रेंथ का इस्तेमाल हो रहा है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब वो अगर उसने तुमसे ये बोल दिया तो तुम 415 या 500 दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अगर वो बता देता है कि नहीं Fe 415 ही इस्तेमाल है, नहीं Fe 500 ही इस्तेमाल है, तो फिर तुम इसका इस्तेमाल करोगे। क्लियर? अब देखो, तो Fe 415 का मतलब क्या हुआ? यहां मैंने बता दिया, जो 250 का मतलब था वही यहाँ 415 का मतलब है। मतलब ये हो गया कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये याद रखना भाई, स्ट्रेंथ याद रखना, और ये इसकी यूनिट याद रखना, ठीक है। Fe 500 में कितनी होगी? इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है, ठीक। तो हम लोगों ने हाई सबसे पहले ये देखा। अच्छा, इसको भी ले लेते हैं, कभी कभी ये भी आ जाता है Fe 350 भी इस्तेमाल होता है, बट ज्यादातर जो है वो माइल्ड स्टील। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं पे लिखा होगा HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील। कहीं पे ये तुम्हें लिख कर दे देगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे HYSD लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, समझ जाना 415 या 500 की बात हो रही है, ठीक। तो अगर तुम 415 ले लोगे, 415 नहीं लेके 500 ले लोगे, तो भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाई यील्ड स्टील बार बोल दिया क्वेश्चन में। अब वो दो तरह के होते हैं, तो जो तुम्हारा मन करेगा वो लेना। हाँ, अगर नाम दे देते हैं तो यही लेना है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो आगे, तो ये जो सरिया की हम लोग बातें कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट की जो हम लोग बातें कर रहे हैं, उसके कुछ अलग अलग शेप्स होते हैं। कैसे? देखो, पहला तो होता है राउंडेड बार्स, और ये तो सभी ने देखा है कि राउंडेड बार्स ही हम लोग सरिया के लिए, सरिया का जो छड़ होती है, रीइंफोर्समेंट होता है, उसमें हम लोग राउंडेड बार्स ही इस्तेमाल करते हैं, ये सभी को पता है, ठीक। आगे देखो, डिफॉर्म्ड बार्स दिख रहे हैं इसमें। एक तो प्लेन होता है, देखो मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं सभी को। एक तो तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक, इसके ऊपर कुछ नहीं है। एक तुम्हारा है, एक और सरिया है, ये है, और इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे बनाया हुआ है इन लोगों ने, मतलब मान लो ऐसे कुछ बने हुए हैं, जैसे ये, ठीक, जैसे ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? डिफॉर्म्ड बार्स। कुछ नहीं है, राउंडेड बार्स, गोल छड़ है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक। तीसरा है ट्विस्टेड बार्स। ट्विस्टेड बार की अगर हम बात करें, ट्विस्टेड बार का मतलब ये देखो, इसको कुछ ट्विस्ट कर दिया गया, इसमें कुछ मोड़ है, देखो इसको हम लोगों ने ट्विस्ट किया हुआ है। इसका फायदा क्या है? कौन से बार सबसे अच्छे हैं? सबसे अच्छे कौन से बार हैं? ये कि जो मैंने राउंड वाला बोला वो, इन तीनों में से सबसे अच्छा बार कौन सा है? देखो होता क्या है कि जब हम लोग सरिया को कंक्रीट के साथ लगाते हैं, तो कंक्रीट और सरिया के बीच का जो जोड़ होना चाहिए वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। सरिया का कंक्रीट का सरिया के साथ जोड़ बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर वो जोड़ बहुत मजबूत नहीं हुआ तो सरिया अलग, कंक्रीट अलग, फेल हो गया स्ट्रक्चर। दोनों में से एक भी फेल हुआ तो पूरा स्ट्रक्चर फेल। तो हमें उन दोनों को बांधने का भी बॉन्ड जो होना चाहिए उन दोनों के बीच का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए,
स्ट्रांग होना चाहिए उनके बीच का बॉन्ड। तो अब बॉन्ड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी इसमें इस शेप का दे दिया। इस शेप का देने के बाद इस बीच में भी, इनके बीच में भी क्या होगा, इनके बीच में भी क्या होगा, कंक्रीट चला जाएगा और उसको जकड़ लेगा अच्छे से, ठीक। और ठीक यही काम ट्विस्टेड बार्स भी करते हैं। तो प्लेन इतना नहीं यूज करते हैं, प्लेन बार्स नहीं यूज करते हैं, ज्यादातर हम लोग ट्विस्टेड बार या ये वाले बार्स तो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। कौन से, डिफॉर्म्ड बार्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये हुआ कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट देख लिया, थियोरेटिकल, और उसके कॉन्सेप्ट हमने चेक कर लिए। क्या कॉन्सेप्ट चेक किए कि हमारा आरसीसी होता क्या है, आरसीसी बनता कैसे है, आरसीसी बनाने के लिए कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल होता है, कंक्रीट कैसे बनाते हैं, कंक्रीट किस किस टाइप का होता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी कब कम होगी, कौन से ग्रेड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, कौन से ग्रेड की स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। ठीक उसी तरह से फिर हम स्टील पर आए, स्टील में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। याद दिला दूं एक बार फिर से स्टील के लिए, क्योंकि वो हमने आज डिस्कस किया है। स्टील में सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होगी वो होगी Fe 500 की, क्योंकि वहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। बात करें सबसे कम किसकी होगी तो वो 250 की होगी, माइल्ड स्टील की, क्योंकि वहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ये सारी बातें हमने देख ली, क्लियर।